क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हमारी नई पीढ़ी के बच्चों को ऊपर की हवा लग गई है? नमस्कार, मैं हूं अर्चना त्यागी, हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब मंच पर, और आज लेकर उपस्थित हुई हूं श्री तरुण कुमार दाधीच जी के कहानी संग्रह नया मोड़ से एक बहुत ही सामयिक कहानी, ऊपर की हवा। मेरे पड़ोसी दुबे जी का होनहार बेटा बीमार हो गया। सामने वाले माथुर साहब की कार से उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टरों ने कोई बीमारी नहीं बताई। उन्होंने पढ़ाई का स्ट्रेस देखते हुए 2-3 दिन आराम करने की सलाह दी। दुबे जी बेटे को घर ले आए और बिस्तर पर आराम करने की सख्त हिदायत दे डाली। भरत की माँ और छोटी बहन ने भी दुबे जी की सख्ती को दोहराया। मैं भरत को भारत के नाम से संबोधित करता था क्योंकि वह कुशाग्र बुद्धि का बालक था। मुझे लगता ऐसे भरत ही कल के भारत बनकर देश के कर्णधार बनेंगे। 12वीं की परीक्षा फर्स्ट क्लास पास करके भरत अब कॉलेज का छात्र था। ऑफिस से घर आने के बाद मैं दुबे जी के घर पहुंच गया। मेरे जैसे और कई पड़ोसी भरत की सेहत के बारे में पूछने के लिए आ जा रहे थे। कमरे में 2-3 महिलाओं के साथ एक सज्जन विराजमान थे। एक महिला ने दुबे जी की पत्नी से कहा, भाभी जी, मुझे तो भरत पर ऊपर की हवा का असर नजर आ रहा है। आप अमूक तांत्रिक के पास जाओ। दूसरी महिला ने भी अपने उद्गार प्रकट किए। मेरी बहन के बेटे को भी फला ओझा जी ने झाड़ फूंच कर बिल्कुल ठीक कर दिया। इस पर दुबे जी की पत्नी बोली, अगर ऐसा है तो यह भी करके देख लेते हैं। आज 3 दिन हो गए, कितना गुमसुम पड़ा है मेरा भरत। न बराबर खाता पीता है, न बात करता है, बस करवटें बदलता रहता है। मैं आज ही इनके साथ इसे वहां ले जाती हूँ। अब तक मैं चुपचाप बैठा था। उठकर भरत के पास गया और उसके सिर पर हाथ फेर कर सहानुभूति व्यक्त करने लगा, लेकिन भरत को यह अच्छा नहीं लगा। उसने करवट बदल कर अपना मुंह फेर लिया। मुझे भरत की बीमारी के बारे में आशंका होने लगी, क्योंकि बीमार मिलने जुलने वालों से मुंह नहीं फेरता है। वक्त की नजाकत को देखकर उस समय मैं वहां से निकल आया। एक दिन बाद मेरी पत्नी लोक लिहाज से वशीभूत हो दुबे जी के घर गई। यह जरूरी भी है, क्योंकि आप चाहे किसी की खुशी में शरीक न हो, लेकिन हारी बीमारी में तो यह दस्तूर निभाना ही पड़ता है। रात में भोजन के समय मेरी पत्नी ने बताया कि भरत की तबीयत में कोई सुधार नहीं है। वे लोग उसे तांत्रिक और ओझा के पास भी ले गए थे। ऊपर की हवा बताकर उन्होंने भी झाड़ फूंक की और टोटके बता दिए। अपनी पत्नी की बात से सहमत होते हुए मैंने भी यही कहा, भरत ऊपर की हवा की चपेट में आ गया है। आजकल के लड़के जानते समझते नहीं और मर्जी आए वहां रात बिरात आते जाते रहते हैं। कल हम दुबे जी के यहाँ चलेंगे और इस ऊपर की हवा का कोई रास्ता तलाशेंगे। पत्नी मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मैं कोई माना हुआ तांत्रिक हूं जो फूंक मारकर भरत को जादू से ठीक कर दूंगा। अगले दिन हम दोनों दुबे जी के घर पहुंचे। गनीमत रही कि आज घर के सदस्यों के अलावा वहां पर कोई नहीं था। वैसे भी सप्ताह भर में आने जाने वालों का आना जाना कम हो ही जाता है। दुबे जी ने चिंतित होते हुए मुझसे कहा, अब मैं क्या करूं भाई साहब? मैंने सारे उपाय कर डाले, डॉक्टरों को दिखाया, धार्मिक अनुष्ठान करवाया, तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लिया, लेकिन भरत की सेहत में कोई सुधार नहीं है। कोई खास बात नहीं दुबे जी, ऊपर की हवा का असर है, मैंने कहा। आपको भी लगता है? दुबे जी का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ दुबे जी, 100%, मैंने दृढ़ता से कह डाला। तो भाई साहब, कोई उपाय आप क्यों नहीं बताते? दुबे जी आशा भरी नजरों से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऐसी कौन सी ऊपर की हवा है जो जाने का नाम ही नहीं लेती? दुबे जी की पत्नी रुआंसी हो उठी। भाभी जी, यह ऊपर की हवा हमारे आसपास के वातावरण की है, जो इन नई पीढ़ी के बालक बालिकाओं को लग गई है।
भरत ही नहीं, भरत जैसे कई इस ऊपरी हवा के शिकार हैं। मैंने कहा, आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? साफ साफ क्यों नहीं बताते भाई साहब? भाभी जी ने शिकायत भरे स्वर में कहा, क्या कहूं, इन सब के जिम्मेदार हम हैं। आज हम इतने महत्वाकांक्षी हो गए हैं कि इन्हें बाइक दिला रहे हैं, स्मार्टफोन दिला रहे हैं और इनके स्वच्छंद विचरण करने में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। दुबे जी गहरी सोच में पड़ गए। भाभी जी की भी सुषुप्त चेतना जागृत हुई, क्योंकि ये सब सुविधाएं तो उन्होंने भरत को दे रखी हैं। सही कह रहे हैं आप, दुबे जी ने कहा। अरे दुबे जी, हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा। नई पीढ़ी के ये नौनिहाल अगर सही राह पर चल पड़ते हैं तो जिंदगी संवर जाती है, और अगर भटक जाते हैं तो खुद का जीवन बर्बाद कर डालते हैं। विद्यार्थियों को ऐसी सुविधाएं बिना आवश्यकता के नहीं देनी चाहिए, समझे? जब कमाएंगे तब खुद खरीद लेंगे। सही कहा आपने, भाभी जी बोली। आज बच्चे पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना सकते हैं, नहीं तो इस देशी और विदेशी ऊपर की हवा से देश के कर्णधार मानो दही की हंडिया में बिलोए जा रहे हैं। अगर मक्खन निकले तो ठीक, वरना बेरोजगारी की छाछ बने छिछले पानी में छपा छप ही करते रहेंगे। इस कारण बीमार है भरत? भाभी जी ने उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं, भरत की किसी दोस्त से अनबन हो गई होगी, आपसी हित टकराए होंगे, किसी बात पर प्रेस्टीज इशू बन गया होगा, बस इसी कुंठा से निराशा आ गई, इस कारण भरत बीमार है। मैंने कहा, आपको कैसे लगा? दुबे जी ने व्यग्रता से पूछा। अरे भाई दुबे साहब, मैं पिछली बार जब भरत से मिलने आया था तब इसने मेरी तरफ से निगाहें हटाकर करवट बदल ली और सो गया। भला कोई बीमार ऐसा करता है? मैंने अपनी बात कही। जानबूझकर सोया हुआ भरत सब सुन रहा था। मेरी बात खत्म होते ही जैसे ही हम तीनों ने उसकी तरफ देखा तो भरत ने चादर हटाकर अपना मुंह उघाड़ लिया। कदाचित ऊपर की हवा अपना रास्ता ढूंढ रही थी। यह थी तरुण कुमार दाधीच जी द्वारा लिखित कहानी ऊपर की हवा, जिसे उनके कहानी संग्रह नया मोड़ से लिया गया है। मेरे प्रश्न का जवाब अवश्य दीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा करना नहीं भूलें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी पसंद की साहित्यिक कहानियाँ सुनने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कहानी का नाम लिख सकते हैं। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफर में, हिंदी लेखक परिवार के इसी मंच पर। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।